अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, आज मेरा आपसे सवाल हिस्ट्री से रिलेटेड है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध में आने का असल मकसद क्या था? क्या वो इस्लाम फैलाने की गर्ज से सिंध आया या उस मिशन के पीछे सियासी और तिजारती वजह थी या फिर सदात का खात्मा करना मकसद था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, जब हमें इस्लामियात में या जोग्राफियात में ये पढ़ाया जाता था कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था, हमने ये तारीख बचपन में पढ़ी, तो उस वक़्त कुछ और था। फिर जब हम बड़े होते गए, आहिस्ता-आहिस्ता फिर ज़ाहिर है इंटरनेट का ज़माना आ गया, उससे और भी इन्फॉर्मेशन, फिर यूट्यूब का ज़माना आ गया। जब यूट्यूब का ज़माना आया तो हमें ये भी पता चला कि वो सिंध में सिर्फ़ किसी सियासी मकसद के लिए नहीं आया था, वो सदात को कत्ल करने के लिए भी आया। अभी बहुत यूट्यूब पे बहुत भरी हुई हैं, तो वो भी हमने सुनी, हमने कहा शायद हमें गलत पढ़ाया गया बचपन में, शायद ऐसा ही था। लेकिन जब आपने कहा कल के मैं सवाल करना चाहती हूँ, तो मैंने जो इसमें से देखा, मैंने तारीख अल तबरा में और चर्चनामा जो सिंध का अपना है, जो हिंदुस्तान का पुराना उस वक़्त का वो जो उनकी तारीख थी, रवायात पर मबनी, और इस तरह से अल-बरा में और भी तबरा में इस तरह का काफ़ी जो जिन्होंने लिखी वो किताबें उस वक़्त लिखते थे किताबनामे। अभी देखें, हम ये कहते हैं कि वो एक हीरो था तो वो मुस्लिम, आया वो इराक से, तो किस पर्पज़ के लिए आया था? अभी मैं आपको पूरी स्टोरी, अभी देखिए, मैं शुरुआत करने से पहले किसी का किसी फ़िरके के खिलाफ बात करना मेरा मकसद नहीं है, कोई भी कतई नहीं। हम तारीख को उस हालत में जमा करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं जिस हालत में वो थी, बगैर किसी रंजिश के, बगैर किसी तकलीफ के। हमें किसी के पीछे जाना, हम जो सच है हम वो बयान करेंगे। हमने वो मुख्तलिफ कुतुब से लिया है, उसका मुताला किया, उसकी हमने जमाबंदी की है, तो उसकी रोशनी में आऊँ और मैं कोशिश करूँगा हम हकीकत के करीब तर रहें, दूर ना जाएँ। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया, तो उस वक़्त मतलब 14 का दौर था या 13 का दौर था, 714 सीई, जिसको आप कॉमन एरा कहते हैं, पहले उसको बीसी कहा जाता था, बिफोर मतलब एडी कहा जाता था, आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। अभी देखिए, उसको भेजने वाला हज्जाज बिन यूसुफ था, जो गवर्नर था उस वक़्त इराक का, इराकी गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। असल उसकी वजह ये बनी थी कि हमारा एक तिजारती बहरी बेड़ा था, बहरी जहाज था, जो कि गिफ्ट किया गया श्रीलंका के बादशाह की तरफ से, गिफ्ट किया गया हज्जाज बिन यूसुफ को, और उसमें मुस्लिम औरतें भी थी, 2-4 औरतें। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो औरतें, जो खलीफा था उस वक़्त का, जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मालिक था खलीफा का, उसकी रिश्तेदार भी थी वो। तो जब वो सिंध की वो हदूद से, समुद्री हदूद से गुजरा, तो असल में वहां उस वक्त ये परेड्स होते हैं, जिसको पैरेड्स कहते हैं, सी परेड्स, समुद्री कदाक, जिनको समुद्री डाकू कहा जाता है सीधी जबान। वो सी परेड्स जो लूटा उन्होंने था माल की खातर, उसमें बहुत माल था, जहाज भी बहुत कीमती था, और उसमें काफी सारा माल था, तो हाइट थे उसमें, और उन्होंने उनको कैद कर लिया था, ना सिर्फ लूटा बल्कि उनको उनको कैद कर लिया कि इनका तवान भी लेंगे हमसे, मुसलमानों से, फिर छोड़ेंगे इनको। जब ये बात हज्जाज बिन यूसुफ को पहुंची और उसने खलीफा से मशवरा किया, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक से, तो उसने उसको परमिशन दी, इजाजत दी कि इन पर आप फौजी अटैक करें। पहले उन्होंने खतो-खताबत की कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये कदार जो है आपकी रेंज में है, चूंकि आप मुल्क के हाकिम हैं, तो आपको चाहिए कि हमें वो हमारा माल वापस करवाएं, और जो जो भी, और उसकी तलाफी करें किसी तरीके से। लेकिन जो दाहर था वो नशे में था, यानी इतने नशे में था, वो इनकी परवाह नहीं करता था, कहते मैं निपट लूंगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे है, बड़ी फॉर्म, कोई एक मुल्क थोड़ी है, वो सिंध एक थोड़ा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था। तो उसके रिश्तेदार थे, जो उन्होंने उनके साथ मशवरा किया कि हमारे खिलाफों ने ये किया, वो माल भी मुझ तक पहुंच गया, उसमें औरतें भी थी जिनको कैद कर लिया गया, मुस्लिम औरतें थी। ये खबर बादशाह के लिए, उस खलीफा के लिए बड़ी नागजीर थी, और बड़ी उसके लिए बुरी खबर थी।
इंसल्ट वाली, क्योंकि दीन इस्लाम काफी फैल चुका था। बनु उमैया के दौर में तो हम जो है वो अफ्रीका और यूरोप तक जा चुके थे तकरीबन तकरीबन। तो ये पहला वाकया था यहाँ पे। तो जो हजाज बिन यूसुफ था उसने मोहम्मद बिन कासिम की छोटी उम्र में, क्योंकि वो 14-15 साल की उम्र में आ गया था सलारी में, उसे फौज में भर्ती था करता रहा, और रिश्तेदार भी था उसका, बल्कि सगा भतीजा था। मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ का सगा भतीजा था। उसने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उसको कमांड देकर भेजा सिंध की तरफ। उसने आकर 2-3 मुसलमानों पे हमले किए, फिर जाके वो उसका दाहर के साथ उसकी लड़ाई हुई दूबदू। हालांकि उसे 2-3 वो बहरी जहाज भी भेजे जो कि वो बमबारी पत्थरों की बारिश करते थे उसके किले पर, समुद्र थे, समुद्री रस्ते थे, वो फौजें पीछे थे। वो तकरीबन 3-4 हजार घुड़सवार भी थे उसके साथ, 4-5 हजार पैदल फौज भी थी, 2-3 बहरी जहाज भी भेजे गए। अब यहाँ पे ये सवाल है, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ कि सदात को मैंने खुद यूट्यूब पे देखा है, सैयद फलाना जी वो तो इसलिए आया था, वो तो जी सदात को मान, उस वक्त यहाँ सदात का कहाँ वजूद था? यहाँ कोई सदात नहीं था। अगर इक्का दुक्का कोई आए भी थे तो उन इक्का दुक्का मारने के लिए वो खलीफा जो है वक्त का बनु उमैया, चलो मैं मानता हूँ बनु उमैया खिलाफ थे, सदात के खिलाफ थे, तो हो सकता है कोई ऐसी बात भी हो, चलो हमने तजर्बा करने में क्या हर्ज है, इनकी बात सुनने में क्या हर्ज है। मैंने पूरी तहकीक की। अभी देखें कि अगर 10-20 या 50 सदात को कत्ल करना मकसूद था तो उनके लिए 10-20 बंदों का ग्रोह भेज देना काफी था। उसके लिए 8-9 हजार की फौज और 2-3 बहरी जहाज, बहरी बेड़े भेजना, उस पर खर्चा आता है, लाखों रुपए खर्चा आते हैं। इतना उसे डर नहीं था खलीफा को जो सिंध में आ गए थे या बसे हुए थे सरदार कि वो उसके लिए कोई खतरा थे, तो उसने इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा खर्चा उठाया। देखें, जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में फौज भेजता है तो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें खर्चा आता है, वो खजाने पर बोझ होता है। बगैर मकसद के, बगैर किसी बड़े पर्पज के कोई भी खलीफा या कोई भी बादशाह वहां पे इतनी बड़ी फौज नहीं भेजता। पुराने दौर में, आजकल दौर में तो 8-10 फौज आम हो गई ना, पुराने दौर में 8-10 हजार फौज भेजना बहुत बड़ी फौज भेजने के मुताबिक था। अगर मकसूद सदात को कत्ल करना होता, या वो जो था हजाज बिन यूसुफ, फर्ज करें वो सदात के बहुत ही खिलाफ था पर्सनली तौर पे, अगर वो कत्ल करवाना चाहता था अपने भतीजे को, उसने कमांडर बना, बगैर खलीफा की इजाजत की तो नहीं वो भेज सकता। खलीफा ने इजाजत दी। इसका आगे जाके एक और भी सबूत दूंगा। अभी देखें, जब वो वलीद बिन अब्दुल मालिक था, उसके मरने के बाद दूसरा जो खलीफा आया वो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक था, उसी का बेटा था, भाई था उसका। उसने मोहम्मद बिन कासिम को खुद कत्ल करवाया था। आखिर क्यों कत्ल करवाया? अगर एक बनु उमैया जो के खिलाफ है सदात खानदान के, अगर वो भेजा जाता है हजाज बिन यूसुफ के जरिए मोहम्मद बिन कासिम को इस पर्पज के लिए कि सिंध में जो सदात आबाद है कल को इंतजार करेंगे उसके कत्ल आम करो उनका, हालांकि यहाँ पे सदात थे ही नहीं। अगर कोई 2, 4, 5, 10 हजार थे वो किसी गिनती में नहीं आते, वो कोई लश्कर थोड़ा होता है। फौजें तो उस वक्त आती है जो बड़ा लश्कर इंतजार कर रहा हो, मकसद किसी बड़े लश्कर को रोंदना हो या उसे कोई उसका किताल करना, उसके लिए इतनी बड़ी फौज भेजी जाए। उसने, हालांकि उसके भाई ने, वलीद बिन अब्दुल मालिक ने भेजा, हजाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया, उसने अपने भतीजे को भेजा और जाओ जाके उसको राजा दाहर को कत्ल करो और उसे अपना इंतकाम। अब मैं आपको ये बात बता कर दूं, आगे जाके मैं वो बात बयान करूंगा कि मोहम्मद बिन कासिम को क्यों कत्ल किया गया और उसको सिंध से बुलाकर जबरदस्ती धोखे से बुलाया गया, कैद किया गया और कैद के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। आखिर क्यों? अगर उसने उनके अमा पर सारे सदात को सिंध में कत्ल किया था तो उसने तो उसके हुक्म की पैरवी की थी, बनु उमैया के खलीफा की, तो फिर उसको क्यों कत्ल कर दिया गया मोहम्मद बिन कासिम को? ये भी सवाल है जी। आगे जाके मैं इसकी वजाहत भी करूंगा। अभी देखें कि ये वो जब आया उसका पर्पस था सियासी और अपना इंतकाम। इंतकाम ये था कि जो बहरी बेड़ा उन्होंने पकड़ लिया था, उन औरतों को जो उसका हमला था उसको कैद किया हुआ था, उसका तवान मांग रहे थे। उन्होंने कहा हम मुस्लिम है, हमारी बहुत बड़ी बादशाह है, हम तवान नहीं देंगे, बल्कि हम इसकी, वो पंजाबी में कहते हैं गाली निकाल के उससे कहा कि इसको खत्म करो, इसकी बादशाह को खत्म करो, ले जाओ उसको और उसको कत्ल कर दो जाकर।
जब वो फौजें आमने सामने आई, मुस्लिम 2-3 बहरी बेड़े भी थे जो समुद्र से वार कर रहे थे। राजा दाहर को कासम ने कत्ल कर दिया। लड़ाई हुई दुबदू, उसकी मदद ना पहुंच सकी। जो जिसकी मदद के भरोसे पर उसने वो जंग शुरू की थी, ललकारा मारा था राजा दाहर ने, वो जो फौजें ना पहुंच सके, मोहम्मद बिन कासिम ने गलबा कर लिया उसके महल पर। और उसकी 2 खूबसूरत बेटियां थी जिनको उसने पकड़ लिया, उसके कब्जे में आ गई। ये हमारे देखें, अभी हमारे मुस्लिम में एक तारीख रही है कि वो मालिक नहीं समझ जाता, जो डिवाइड होता था, ये शुरू से ऐसे ही है। अब इस पर अगर मैं तबसरा करूँ ऐसा क्यों हुआ, आज का इंसान तो उसको अच्छा नहीं समझता, ये बात बड़ी लंबी चली जाए। शार्ट ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही उन राजा दाहर की 2 बेटियों को उसके कब्जे में आई तो उसने वो गिफ्ट कर दी खलीफा को। शुरू से ऐसा होता था। देखें तारीख में ये तो वो बहुत खूबसूरत थी। मोहम्मद जब फौजी, जब सलार जैसे पसलार फतह पाते थे तो मालिक गनीमत को जो खलीफा वक्त होता ना वहां भेजते थे। ये उनका अख्तियार था, वो खुद नहीं बंदरबाड़ कर लेते थे कि चलो ये हमारा ही संबंध है। उसने उस 2 लड़कियों को मालिक गनीमत के तौर पर खलीफा के दरबार में भेज दिया। जैसे उसने किसा उसको भेज दिया। जब जंग हुई वो काफी अर्दा, फिर वो मेरे ख्याल में मुल्तान तक आया, ऐसे आगे भी थोड़ा आया, हो सकता है इससे भी आगे। तो वो तंजीम नौ करता रहा कि हमने हुकूमत कैसे करनी है। अभी वो समझता जब से पीछे हुक्म नहीं आएगा हम अपनी जहाँ चौकियां काम करेंगे, अपना निजाम बनाएंगे। हो सकता है उसकी फौज में से कुछ लोग रह गए हो या उन्होंने कुछ शादियां की उन औरतों से, उसमें से मुस्लिम पैदा हुए। उससे पहले सदात का सिंध में कोई वजूद नहीं था। 2-4 बंदों का हो जाना या इतफाकन किसी कोई बाग के आ जाना वो एक अलग बात। कोई खास और खास बंदा नहीं था जिसके पीछे मोहम्मद बिन कासिम के आने का कोई मकसद था। ये हकीकत है। ये तमाम जितने भी हमारे पास उस वक्त के तरीके हैं, उनसे सारी स्टडी की है, उनसे ली है, मदद ली है उन किताबों से। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मनगढ़, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी बातें हैं, जिसमें ये कहा गया कि वो एक कातिल था और उसका सिंध में आने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि सिंध में जितने भी सदात उनको कत्ल कर दिए। ये आज की यूट्यूब पर इनकी सारी बातें बगैर तारीख के हैं, जिसका तारीख से कोई तल्लक नहीं। ये अपनी मन गढ़ी हुई बातें हैं जो ये बनाकर बैठे हुए हैं ऐसे कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, वो बनु मैया ने, कोई बनु मैया ने जुल्म नहीं किया। बनु मैया ने तो कत्ल कर दिया मोहम्मद बिन कासिम को बाद में। आगे जाकर मैं वो वजह भी बयान करता हूं। देखिए हम उस वक्त की जो तारीख थी, जो जमा की गई, जो लिखने वाले थे उसके तारीख जान से, मैं उनकी किताबों से बदल ली। किसी ने भी ये नहीं कहा, कहीं भी ये नहीं है को सदात के कत्ल के लिया। सदात तो जहां थे ही नहीं, सदात तो बाद में आए। ये सच है कि जब उनको रास्ता मिला कि मोहम्मद बिन कासिम गया और वहां पे काफी अब इस्लाम और रूट पे हो सकता है, उसके बाद जब वो आए यहाँ पे डरते तो थे, उन्होंने काम गलत भी किए। मैं ये नहीं कह रहा कि बनु मैया के सारे काम ठीक थे, लेकिन इस मामले में मोहम्मद बिन कासिम इसलिए नहीं आया था। वो वाकई तरीक का हीरो है। उसने थोड़ी सी फौज होने के बावजूद बादशाह दाहर को शिकस्त दी और उसको गिरा दिया महल, और उसके स्तूनों को गिरा दिया, उसके महल पर कब्जा कर दिया। और वो मालिक नीमत जो मिला उसमें उसकी 2 बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत थी। उनको बादशाह को मालिक नीमत के तौर पर गिफ्ट किया गया, वक्त के खलीफा को। किसको? उसको किया गया वलीद बिन अब्दुल मालिक को भेजा गया। अभी उसके बाद ये हुआ कि जब वो लड़कियां वहां गईं तो मेरे ख्याल में बादशाह ने उनको अपने हरम में रखा, और वो प्यारी भी थी, खूबसूरत भी थी। और बादशाह ने उनसे वो सारी स्टोरी पूछी तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने ना सिर्फ हमें पूरे उधर सिंध में बदनाम किया, हमारी इज्जत खराब की, इज्जत को मजरूह किया, बल्कि हमारी इज्जत भी लूट ली। उसके बाद उसने आपके हवाले किया। इस बात से मेरे ख्याल में वो जो खलीफा था वो तैश में आ गया। उस वक्त देखें वो खलीफा भी मर चुका था मेरे ख्याल में, जो खलीफा था। नहीं, उस वलीद अभी जिंदा था, वलीद जिंदा था। उसके बाद ये हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम छाया हुआ था, सिंध में रह रहा था, तो वो खलीफा खुद मर गया। उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक आया, तो उसने ये किया कि उस वक्त जो उसका चचा था हजाज बिन यूसुफ, जिसने उसको सिंध में भेजा था, वो भी अपनी मौत मर गया। वो कत्ल नहीं हुआ, वो बीमार हुआ, बीमारी की वजह से मर गया, हजाज बिन यूसुफ।
उसके बाद एक और था, उसको उसने बनाया गवर्नर। तो वो जदीद बिन अभी मुस्लिम को उसने फौरी तौर पे, उस एजाज बिन यूसुफ, हालांकि वो उसका सेक्रेटरी था, उसकी वो लिखारी भी था, मेरे हम तारीख भी लिखता था उसकी, और सेक्रेटरी था उसका, जिसको बाद में गवर्नर बनाया गया इराक का। तो लेकिन वो बदनाम था थोड़ा, उसको लोगों ने कत्ल कर दिया एक मजमे में। लोग उससे इतना तंग थे उसके जुल्म से कि लोगों ने 10-20 बंदों ने हमला करके उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद बनाया गया जदीद बिन अबी मुहल्लब। अबी मुहल्लब को जब बनाया गया तो उस वक्त जो खलीफा आ गया था सलमान बिन अब्दुल मलक, वलीद बिन अब्दुल मलक के मर जाने के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा था। उसने उसको, जब वो लड़कियां उसके पास पहुंची तो उन्होंने शिकायत की उसकी, किस अंदाज में की होगी ये मैं नहीं बयान कर सकता। हो सकता है उसने उनसे शादी का इरादा किया हो खलीफा ने, या वो मुसलमान हो गई हो, या कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने जो शिकायत की उसकी बिना पे, और सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने की कोई वजह नहीं। ना उसने माल रखा, ना उसने कुछ और दाव लगाया खलीफा को, वक्त के खलीफा को, बल्कि उसने दयानतदारी से, ईमानदारी से, और बादशाह उसको कत्ल करने के बाद पछताया भी। उसके बाद में पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम बेकसूर था, मैंने उसको नाहक कत्ल कर दिया। लेकिन इसके एमा पर, जो राजा दार की दोनों बेटियां थी, उसके एमा पर कत्ल किया गया मोहम्मद बिन कासिम, अच्छा नाम उसको मिला। लेकिन सदात ने जो शोर मचाया ना कि जी वो सदात को कत्ल करने से नहीं, ऐसे ही इन्होंने शोर मचा दिया, हालांकि वहां उस वक्त सिंध में कुछ सदात था ही नहीं। ये 95 हिजरी की बात है। अभी काबल से बनु मैया लोग भाग रहे थे, इनके साथ जाती हो रही थी, कोई इधर ईरान की तरफ जा रहा था, कोई कहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 कोई आए भी होंगे सरदार, तो 100 बंदों को कत्ल करने के लिए 10,000 की फौज को नहीं भेजा जाता। ये बात उनकी गलत है, और उसका मकसद सियासी था और इंतकामी था। मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध में आया इतनी बड़ी फौज लेकर, उसके सिंध में आने का मकसद सियासी था। देखिए सियासी ये होता है कि हुकूमत ने उसको भेजा, जो वकर का खलीफा था, जो वकर का गवर्नर था, उसे उसको भेजा कि भाई इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, इन्होंने जो वो हकबंदी होती है उसकी हक तलफी की है, इन्होंने हमारे जहाज को हुआ किया, हमारे बंदों को भी जगरमान बनाया हुआ है, इनको सजा के तौर पर जाओ। उसको सजा देने के लिए राजादार की हसरतों को खत्म करने के लिए भेजा गया। और जहां पे, और लेकिन जब उसको वो इंतजाम कर रहा था बिल्कुल ठीक पूरे सिंध में, तो जब वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बना, तो उसने जो उस वक्त का गवर्नर था जदीद बिन अबी मुहल्लब जो था, मुहल्लब को हुक्म दिया कि इसको बुलाओ, फौरी बुलाओ, उसको सिंध से वापस बुलाओ, और आते ही इसको गिरफ्तार कर लो, उसके बाद मैं इसका फैसला करूंगा। उसने ऐसे किया, गवर्नर ने उसको धोखे से बुलाया, क्योंकि उसका पहले तो जो जिसे उसको भेजा था वो उसका सगा चचा था हज्जाज बिन यूसुफ। वो जब तक रहा वो मेहरबानी उसके ऊपर रही, लेकिन वो उसका चचा नहीं था। उसने निजाम खलीफा की बात को माना, उसने बुलाओ, उसको गिरफ्तार कर लो। उसने वाकई उसको बुलाया, उसको नहीं पता था कभी मैंने वापस जाना है, उसको फौरन बुलाया गया धोखे से मोहम्मद बिन कासिम, और गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में खलीफा के हुक्म कर उसको कत्ल कर दिया गया। यही कोई 21-22 साल की उम्र में उसको मार दिया, अभी जवान ही था। ये 2-4 सालों की स्टोरी है सारी। जब वो आया मेरे ख्याल में उसको उम्र 18 साल थी, जब वो इधर 6 महीने साल रहा, उसके बाद जब वो मरा तो 21 साल की उम्र थी। आप अंदाजा करें कि बिल्कुल जवानी में ही वो मारा गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बादशाह को, खलीफा बकर को गलतफहमी हो गई। बाद में वो तरीक कहते को पछताया भी, उसने अफसोस का आधार भी किया कि मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन चूंकि खलीफा बादशाह की तरह थे, मलूकियत थी। अभी जो पहले 4 खलीफा हुए हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर जाने के बाद, हमारे नबी के मर जाने के बाद, चले जाने के बाद जो खिलाफत आई वो और तरह की थी। लेकिन जब वो, अब मैं क्या बताऊं कि जो बनु उमैया का कैसे सब लोग जानते हैं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, सब जानते हैं वो कैसे वजूद में है, कैसे मलूकियत बनी, खिलाफत से मलूकियत में कैसे बदला दीन इस्लाम। तो ज़ाहिर बादशाह ने अपनी मर्जी की, उसको कत्ल करवा दिया। तो हम उसको अब इस नाम से याद करेंगे, वो वाकई दीन इस्लाम का हीरो था। उसने कोई बर्बरियत नहीं की, सिंध में कोई ऐसी तरीक नहीं। हाँ, उसने इस्लामी कॉलोनियां बनाने की कोशिश की, इस्लामी चौकियां बनाने की कोशिश की, ज़ाहिर वो काबिज हो गया। और कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क हो, जब वो काबिज होता है
तो अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उसको देखें, लोगों की तजारत भी देखनी है, आ रही है जा रही है, लोगों के काफिले भी, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, ये उसकी जिम्मेदारी होती। उससे चौकियां बना रहा था, अभी वो बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसको पहले बुला के कत्ल कर दिया। उसके बाद कोई नहीं आया, कोई 100-150 साल किसी ने परसूख नहीं किया, किसी ने जरूरत महसूस नहीं। वो अफ्रीका को और यूरोप को उधर फतह करते रहे, उस तरफ से ये ईरानियान से आगे जो अफगानिस्तान और इस तरफ फौजें रहती रही, ये इस तरफ उनका बाद में ख्याल है। इसलिए हम उसको हीरो के नाम से याद करेंगे, किसी कातिल या बर्बर के नाम से याद नहीं करेंगे। इसलिए मुझे ये बड़ा अफसोस होता है जब एक तारीख को सिर्फ और सिर्फ अपने अपने रंग में डालने के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये बड़ा कुफर है, ये गुनाह है और ये गलत बात है। आप लोगों को इस्लाम की तारीख से दूर करते हैं, आने वाली कौम हमारे बारे में क्या कहेगी? इसलिए इस तरह का इंतशार न डालें। कोई सदात नहीं थे यहाँ पे, किसी सदात को कत्ल करने के लिए नहीं वो आया था। सदात तो थे ही, सदात तो काफी कुछ 100 साल बाहर आए हैं इधर, उसके भी आप उसके सामने हिस्ट्री देख लें और उसके खलीफा का देख, जो खलीफा उनके खिलाफ था, किस दौर में वो वहां से भागे, आप वो हिस्ट्री निकाल। ये दौर था वलीद बिन अब्दुल मलिक और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उनके दौर का ये वाक़या है। और आप देख लें पीछे, उधर से तारीख ले लें, आप शाम से तारीख ले लें। और फौजें कौन सी थी? फौजें इराकी थी, अरबी थे और शामी थे, दोनों थे जो लेकर आया। उस वक्त ना ईरान था हमारा हिस्सा, ना कोई हमने कहीं से फौज, वो जो फौज लड़ने के लिए आए थे वो खास अरब थे, शामी भी अरब है, शामी लोग भी अरब के रहने वाले। उस वक्त 2 खिते थे, ये जो यमन और ये जो सऊदी अरेबिया, इसको अरब कहा गया। ये कुवैत या ये जो अभी अब दुबई बन गया, ये एमिरेट्स जिसको कहते हैं, और अभी ये कतर, ये जो दूसरे हैं यमन और शुमाली यमन, जनूबी यमन, ये कतर वगैरह, बहरीन वगैरह, ये सारे अरब लोग थे। शाम को इसलिए शामी कहते थे, हालांकि वो भी अरबी बोलते थे। उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? अरब लैंग्वेज थी, अरबी ही थे वो, लेकिन उनको शामी कहा जाता है। उसका शामी फौजें थी या ये फौजें थी अरब वालों की। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम खुद अरबी था, वो ताइफ का रहने वाला, ताइफ में पैदा हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ भी वहां का था, ये अरब थे। हालांकि ये रह रहे थे इराक में, लेकिन ये पैदाइशी तौर पर रहने वाले थे सऊदी अरेबिया के। इस तरह से इन्होंने हुकूमत को अपने हाथ में रखा। बनो उमैया की ये क्वालिटी रही कि उन्होंने किसी दूसरे के हाथ में हुकूमत को जाने नहीं दिया। खास जो अरब का वो खिता था, उसी में से हुक्मरान बनाए गए। ये पॉलिसी उन्होंने किस मकसद के लिए रखी, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। बनु अब्बास ने भी ऐसा किया। तो अब ये तारीख है कि इसमें वो हीरो करार पाता है मेरी नजर में। वो बिल्कुल वो लुटेरा नहीं था, वो अपना इंतकाम लेने के लिए उसका हक था कि उनके बेड़े को गिरफ्तार किया, बेड़े वालों को गिरफ्तार किया गया और उनसे तवाल मांगा जा रहा था। ये लोग करते हैं परेड्स वगैरह, जो डाकू होते हैं, समुद्री कदाक होते हैं, ये उनका पेशा है, जो बादशाह ने किया। बादशाह मिल गया उन कदाकों के साथ, बजाय उनका जहाज वापस करने के, बादशाह ने हटदर्मी की राजा दाहर ने, तो उससे दाव पाई। बल्कि वो इस्लाम का हीरो था। अभी देखिए सियासत आती है, कोई जब वो जवानी से थोड़ा 35-40 साल के गेड़े में, उस वक्त पहला सियासतदान बनता है। अभी वो तो बच्चा था, उसको जो कमांड दी गई उसने की, अभी वो सियासत से नाबलद था। हाँ, ये सच है कि वो दलेर और बहादुर इंसान था। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी लाइफ को और उसके, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आपको।